Okay, so good evening. So let's start with the class today. That is, we are now at the writer, that is Aravind Adiga. Okay, Aravind Adiga. Let's start with this. I guess the screen is visible to you. Let's start with it. That is Aravind Adiga. Okay, Aravind Adiga is the first writer. He was born in 1974 and he's an Indian writer and Indo-Australian basically. Right now he's in Australia, and journalist, Man Booker Prize for the work, that is 2008, that is White Tiger. इनके जो वर्क्स हैं, दैट इज व्हाइट टाइगर इज द फेमस वन. ओके, इसको मार्क कर लेंगे आप. व्हाइट टाइगर is a work, that is a novel, 2008. The novel basically provides a darkly humorous perspectives of Indian class struggle in a globalized world as told through a retrospective narration from a Balram Halwai, a village boy. Okay, so basically Indian class एक darkly humorous नॉवल है जिसमें इंडियन क्लास स्ट्रगल दिखा रखा है कि जो छोटा इंसान होता है और जो एक बहुत रिच इंसान होता है, मतलब क्लास डिफरेंस दिखा रखा है इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर. और वो किसके थ्रू नरेट कर रखा है? दैट इज फ्रॉम द बलराम हलवाई, जो एक विलेज बॉय है. दिस नॉवल ऑल्सो एग्जामिन्स द इशू ऑफ, लिख लीजिए, ये लिख रखा है वैसे, दिस इसमें लिख लीजिए, दिस नॉवल ऑल्सो examines the issues of Hindu religion, caste, loyalty, corruption, and poverty in India. Okay, so सब कुछ है इस वर्क के अंदर. ओके, इट वाज द वेल नोन बुकर प्राइज विनिंग वर्क एंड इसको बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था बेसिकली. Balram Halwai is a narrator in his life in a letter written in 7 consecutive nights and addressed to the Chinese premier, that is Wen Jiabo. Actually, it's a kind of a, वैसे इसकी मूवी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बलराम हलवाई तो यहाँ पे एक नरेटर है आपकी पूरी थ्रू लाइन स्टोरी के अंदर, बट जो इसकी स्टार्टिंग दिखाई गई है इसके अंदर ये बताया गया है कि दैट जो बलराम हलवाई है वो उसने अपनी स्टोरी को नरेट किया है यहाँ इन अ लेटर. ओके, जो उसने 7 रातों में बैठ के लिखा था और एक एड्रेस किया था चाइनीज प्रीमियर में, दैट इज वेन जियाबो के. ठीक है, दैट वाज द मेन पॉइंट हियर. नाउ नेक्स्ट इज, और इवन उस लेटर के अंदर एक चीज और थी कि दैट बलराम एक्सप्लेन दैट हाउ ही वाज अ काइंड ऑफ अ सन ऑफ अ रिक्शा पुलर, एंड वहां से वो निकल आता है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है. ठीक है, ये वेन जियाबो जो है ना एक चाइनीज प्रीमियर था, मतलब ये एक पॉलिटिशियन था रिटायर्ड जो वहाँ पे चाइना का था बेसिकली, और इसी गवर्नमेंट थी. तो ये चाइनीज प्रीमियर हुआ था. एक प्रीमियर मींस दैट इज काइंड ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, जैसे वैसे तो प्रीमियर ऑफ चाइना इज लाइक हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना. ठीक है, तो हाईएस्ट रैंक सिविल. तो इसने एड्रेस करी थी उन लोगों को ये वर्क, क्योंकि ये ना चाइनीज वगैरह बनाता था. आप मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा. ठीक है, उसके अंदर मतलब ये बना भी एंटरप्रेन्योर था. किस फील्ड में बना था कैसे, तो इसने वो वेन जियाबाओ को ये एड्रेस किया था, पूरा वर्क लेटर लिखा था पूरा. ठीक है, बलराम एक गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में पैदा हुआ था जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, ब्रदर और बाकी सारे लोग रहते थे. ठीक है, और वो काफ़ी स्मार्ट चाइल्ड था बचपन से ही, एंड स्कूल छोड़ने के बाद उसने अपने हेल्प की थी अपने कजन्स की डाउरी और देने में और इन सब चीज़ों में, और वर्क भी करता था इधर उधर. फिर वो जॉब लेते लेता यहाँ पे सिटी में आ जाता है किसी तरह. ठीक है, तो उसको फिर बाद में एक ड्राइवर की जॉब भी मिल जाती है. फिर वहां से वो न्यू दिल्ली चला जाता है जहाँ पे एक अशोक आदमी होता है और उसकी वाइफ पिंकी मैडम होती है, उनके साथ वो रहता है. और एक रात क्या होता है, पिंकी मैडम है ना गाड़ी चला रही होती है और उसने ड्रिंक कर रखी होती है काफी ज्यादा, एंड वो एक बच्चे को मतलब एक बच्चे को मार देती है गलती से गाड़ी चलाते चलाते. ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो बच्चे को मतलब जैसे एकदम साइड से आ गया और उसको उड़ा दिया, यूं लग जाती है मतलब उसके. और फिर उसके बाद वो यूं देखता है कि किस तरह से ये लोग ब्राइब करते हैं गवर्नमेंट को, और वो एक मतलब किस तरह से वो पिंकी मैडम को बचाते हैं और देन वो यहाँ से इंडिया से भाग जाते हैं. ठीक है, कि इंडिया से एक तरीके से निकल जाते हैं. तो ये दिखा रखा है कि कितनी वैल्यू है एक छोटे से इंसान की. तो इट्स लाइक ही डिक्टेट्स दैट हाउ द स्किलिंग मीन्स जो ये चीज हो रही है यहाँ पे इंडिया में वो किस तरह से दिखा रही है कि लो क्लास की कोई वैल्यू ही नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मनी.
ओके, फिर उसके बाद वो अशोक को भी मार देता है, उसको जैसे ब्रोकन बोतल से तेज तेज किसी तरह से मार देता है और उससे पैसे मांगता है। फिर बलराम, उसको मारने के बाद जो अशोक था मेन आदमी, फिर बलराम बैंगलोर चला जाता है उसके बाद, एंड ही ब्राइब्स द पुलिस टू हेल्प टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसके बाद वो सारा बिजनेस करता है, फिर वो काफी बड़ा बन जाता है, मतलब ही जस्ट टैक्सी ड्राइवर, मतलब फेमस बन जाता है। एंड नाउ अशोक की तरह बलराम बेसिकली पे ऑफ द फैमिली हुज सन, लाइक एक टैक्सी ड्राइवर होता है और उसका आई गेस बलराम का बेटा होता है या कुछ ऐसा कुछ सीन है कि उसका मर जाता है कोई, तो वो एक तरीके से अशोक का बदला हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ रिट्रिब्यूशन फॉर हिज मर्डर। और एंड में यही होता है कि दैट वो अपनी लाइफ, मतलब हिज फ्रीडम इज वर्थ द लाइफ ऑफ द फैमिली, लाइक उसको अपनी फ्रीडम फैमिली की वर्थ से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। एंड बस यही सब लिख के अपना लेटर खत्म करता है जियाबो को, और उसको बताता है कि दिस इज अ डार्क ह्यूमर ऑफ अ टेल, वेल जहाँ पे एक राइटर का आइडिया मतलब वो ट्रैप में फंस चुका है इस सोसाइटी के करप्शन और इन सब चीजों के अंदर, तो वही सब समझा रहे हैं। ठीक है, these are the themes: globalization, individualism, freedom, social caste, critical analysis. That is White Tiger. Okay, इसके अलावा works लिख लो, write down the works. Second work is Between the Assassinations, 2008. Between the Assassinations. Okay, it is a collection of short stories. बेसिकली यहाँ पे रूरल एरिया को दिखा रखा है और व्हाट आर द आयरनीज इन इंडिया। ठीक है, सेटिंग जो है इस वर्क की, दैट इज इन कर्नाटका, सेटिंग इज किट्टूर कर्नाटका। नेक्स्ट वर्क इज लास्ट मैन इन टावर। इट्स अ 2011 नॉवल। यहाँ पे एक स्टोरी है कि किस तरह से मुंबई का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो किस तरह से शाइन कर रहा है, और यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट इज अ स्कूल टीचर। प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक स्कूल टीचर है, रिटायर्ड स्कूल टीचर नेम्ड योगेश मूर्ति, हु इज नोन एज मास्टर जी। ओके, उसको मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। एक बिल्डर था जो एक अपार्टमेंट ब्लॉक बनाना चाहता था, सारे मान गए थे जितने भी वहां रहने वाले लोग थे, बस मास्टर जी नहीं माने थे, जिस वजह से वहां के रेजिडेंट्स को और बिल्डर को काफी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, दिस इज द वर्क। नेक्स्ट वर्क इज सिलेक्शन डे 2016। अच्छा, जो ये ऊपर मैंने आपको वर्क लिखवाया था दैट इज व्हाइट टाइगर, ये मूवी भी ध्यान रखना, नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी। ओके, कौन से साल में आई थी एक बार वो चेक कर लेना, ये मुझे पता नहीं है, बट अगर फिर भी ओके, दैट इज इन 2021 में ये रिलीज हुई थी। ठीक है, सिलेक्शन डे इज एन अनदर वर्क 2016, स्टोरी ऑफ मोहन कुमार एंड हिज 2 sons. ओके, मंजू कुमार एंड सेकेंड वन इज राधा कृष्ण। ओके, ये इनको वो मतलब मोहन कुमार एक चटनी सेलर था जो अपने दोनों बच्चों को ट्रेन करता है ताकि वो अंडर 19 क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाए। ओके, और ये भी नेटफ्लिक्स पे सेम नाम से मूवी भी बनी हुई है, सिलेक्शन डे। ठीक है, इट्स अ क्रिकेट काइंड ऑफ अ मूवी। ये अपने दोनों बच्चों का क्रिकेट में सिलेक्शन करवाना चाहता है, तो काफी स्ट्रिक्ट होता है। ये भी सेम है नेटफ्लिक्स पे आपके। ओके, नेटफ्लिक्स लिख देता हूँ, नेटफ्लिक्स ध्यान आ जाएगा, और यहाँ पे भी वेंजेबल एडेप्टेड। ठीक है, सो दिस इज द अनदर राइटर दैट इज अरविंद अडीगा, लिख लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर basically he is born in 1861 and died in 1941, and he is a kind of a Bengali polymath. Okay, polymath कौन होता है? जिसको बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब सारी नॉलेज हो और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ फुल ऑफ नॉलेज पर्सन। सो इज अ पॉलीमैथ हु इज अ पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर, ठीक है, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन कॉम्बिनेंट। नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि वर्क, and he is sometimes referred as the Bard of Bengal,
बंगाल, बार्ड ऑफ बंगाल। ओके, इसको बार्ड ऑफ बंगाल भी बोलते थे, बंगाली नहीं, बार्ड ऑफ बंगाल। ठीक है, और इन्होंने इंडियन से जनगण मन और बांग्लादेश का भी, दोनों का नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखा है, दैट इज जनगण मन, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ओके, श्रीलंकन नेशनल एंथम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क्स। इनके फेमस वर्क्स हैं गीतांजलि, गोरा और घरे भारे। इट्स अ घरे घरे भारे। और इनको कई नामों से बुलाया जाता था, गुरुदेव, काबी गुरु, बिस्वा काबी, ये तीनों नाम है इनके। ठीक है, सॉब्रिकेट का मतलब होता है नाम, निक नेम्स। गुरुदेव, कोबी गुरु, काबी गुरु नहीं, कोबी गुरु, कोबी गुरु एंड बिस्व कोबी, बिस्व कोबी, बिस्व कोबी। ठीक है, एंड यही सब है। बाकी इसके बारे में इनके तो वर्क्स बहुत ज्यादा हैं, गीतांजलि वगैरह करके ऐसे लिस्ट है पूरी। ठीक है, तो आपको बेसिकली इतना ही पता होना जरूरी है। और गीतांजलि वर्क आपको बस थोड़ा एक बार देखना है, व्हाट इज गीतांजलि, कौन सा वर्क है, किसका वर्क है। ठीक है, और बाकी ये गीतांजलि गोरा, ये गीतांजलि जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है गीतांजलि, और सेंट्रल थीम है गीतांजलि की, लिख लेना यहाँ पे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ poems and the central theme of Gitanjali is devotion. Devotion. Central theme is devotion. Clear? बाकी घरे भारे जो वर्क है वो भी एक तरीके से आपका मतलब इट्स होम एंड द वर्ल्ड, इंग्लिश में होम एंड द वर्ल्ड वर्क है। इसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो वेस्टर्न कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से आने लग रहा है। यहाँ पे दो लोग दिखा रखे हैं, एक जो वायलेंस को हटाता है निखिलेश, और एक संदीप जो अपनी गोल्स को रीच करने में कुछ भी कर सकता है। ओके, घरे बारे में दो कैरेक्टर्स है, निखिलेश एंड संदीप। एक गोरा वर्क है जो कैलकाटा में सेट है, सेटिंग जो है कोलकाता में है, और दिस इज द गोरा जो वर्क है वो लॉन्गेस्ट नॉवल है, दिस इज द लॉन्गेस्ट नॉवल बाय हिम। और ये जो गोरा है वही गोर मोहन है, हिंदू ब्राह्मण है, और बेसिकली दिस इज अ वर्क विच इज अ काइंड ऑफ अ डिबेट। ओके, दिस इज अ वर्क विच इज अ काइंड ऑफ अ डिबेट बिटवीन ब्रह्मो समाज एंड हिंदुइज्म। ब्रह्मो समाज और हिंदुइज्म के बीच की स्टोरी है। ठीक है, ब्रह्मो समाज बेसिकली बंगाल रेनेसा में स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड राजा राम मोहन ने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज, ब्रह्मोइज्म, ब्रह्मा से रिलेटेड है। ओके, दैट इज गोरा। ये वर्क्स आपको पढ़ने हैं तो सारे, तीनों के तीनों। नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर, दैट इज कमला दास। कमला सुरैया बेसिकली नाम है इनका ओरिजिनल, पेन नेम है दैट इज मधवी कुट्टी, ये वन टाइम पेन नेम है, और जब शादी हो गई थी तो तब ये बन गई कमला दास। ठीक है, 1934 में पैदा हुई थी, 2009 में मर गई थी, एंड शी वाज द वन हु बोर्न इन मलाबार मद्रास, हर पेन नेम इज मधवा कुट्टी, एंड इनका जो आफ्टर मैरिज नेम है दैट इज कमला दास। ओके, शी इज अ basically well-known Indian poet in English, well-known Indian poet in English as well as in Malayalam and Kerala. Okay, now the first work is, that is, इनके works basically women issues पे होते हैं, child care पे होते हैं, politics पे होते हैं. ठीक है, she basically talks about the topics such as women issues, चाइल्ड केयर, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, और फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में भी काफी सारी चीजें लिखती थी. फर्स्ट वर्क है दैट इज ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी. इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एंड ओरिजिनल टाइटल इज अंत कथा, मलयालम में इंत कथा या फिर अंत कथा. ठीक है, मलयालम में बुक आई थी पहले ओरिजिनली, फिर उसके बाद चेंज की थी. In this book, Das recounts the trials of her marriage and her painful self-awakening as a woman and a writer. अपनी शादी की चीजें बता रही है, और ऑटोबायोग्राफी की थी, बेस्ट ऑटोबायोग्राफी थी इंडिया की उस टाइम की. ओके, और अपनी सेल्फ अवेकनिंग दिखा रही है. तो इसने पूरा वर्क जो फॉर्मेट है वो पूरा एक अपनी स्टोरी बताने में लिखा है. इट्स टोटली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. द बुक इज हैविंग 50 चैप्टर्स एंड आमी कमला, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर यार. कमला लाइफ में आमी नाम दे रखा है. ठीक है, तो गो थ्रू दिस वर्क.
This is the famous work by Kamala Suraya Das, My Story. These are the poetries. Summer in Calcutta, 1965, The Descendants, 1967, The Old Playhouse and the Other Poems, and The Stranger Time. ये सभी वर्क्स हैं इनके. These are sorry poems. ठीक है, नाम याद रखना है. Next is A.K. Ramanujan, Indian poet. Full name is Atipatya Krishnaswamy Ramanujan. Atipatya Krishnaswamy Ramanujan. He was born in 1929 and died in 1993, not 8. He died in 1993. His full name is this, and he's an Indian English and Kannada poet. He won the Sahitya Academy Award for the work that is collections, selected poems. Okay, selected poems. So not selected, collected poems. यहाँ पे selected नहीं आएगा. वैसे दोनों का चीज एक ही ना मतलब है. The collected poems. Okay, 1999. ये वर्क भी इनका posthumously था, लिख सकते हैं. That is work is posthumously. Okay, now these are the works. River, ये सब कलेक्शन में पोएम्स हैं. ठीक है, सेलेक्टेड पोएम्स जो थी, कलेक्टेड पोएम्स जो है उसी के अंदर है ये पोएम सारी. रिवर्स वगैरह एंड ऑल. ओके, रिवर, कन्वेंशन ऑफ डिसअपियर, ओल्ड इंडियन रिलीफ, द हिंदू. ओके, बस इनके यही नाम याद रखना. दैट इज द ए के रामानुजन वर्क्स. इनके पूछे भी नहीं जाते इतने तो. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर, नेसेम एजिकल. ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. 1924 to 2004. 1924 to 2004. He was born in Bombay and he was a Jewish poet, Indian Jewish poet. He was an Indian Jewish poet. Actually इनकी मुंबई मराठी स्पीकिंग थी जो ज्यूइश कमेटी से थी, जहाँ पे इजराइल से लोग थे. ठीक है. ही इज अ साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर फॉर 1983 लेटर डे पाम्स. इसके लिए जाना जाता था. ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के बारे में लिखता था. ही राइट अबाउट हिज वर्क्स आर ओके. ही वाज अ फाउंडेशनल फिगर in post-colonial India's literary history. Full stop. Okay, later day palms के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1983. Next is the works, that is Island. इसकी डेट नहीं है. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी भी कोई डेट नहीं है. ये एक्चुअली कलेक्शंस में है इसलिए नहीं है. ठीक है, ये सारे एक अलग एंथोलॉजी थी, बुक थी, उसमें बनाए गए थे. और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तो आप सबने पढ़ी है, राइट? मतलब आपने पढ़ी है. दिस बुक इज अबाउट द स्कॉर्पियन. एक मदर को काट लेती है और बच्चा, लेडी स्टिंग से बच जाती है, बट उसकी मदर का लव दिखा रखा है और वो फिर भी गॉड को कहती है कि थैंक यू फॉर सेविंग मी. एटलीस्ट मतलब अब सेविंग मी नहीं बोलती, उसकी जगह वो बोलती है कि दैट थैंक यू कि आपने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं. ओके, तो उसे तभी भी बच्चों का ख्याल है. और एक ये वर्क भी है जो पूछा जा सकता है. दैट इज पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर. ओके, सो दिस इज योर अनदर राइटर, दैट इज नेसेम एजिकल. यहां तक समझ आया आपको? 3 पोएम्स हैं ये. हाँ, लेटर डे पाम्स तो साहित्य अकेडमी अवार्ड. इट्स ये भी एक बुक है, इनकी कलेक्शन ऑफ बुक है लेटर डे पाम्स. कौन सा जो ये आप बोल रहे लेटर डे पाम्स, ये कलेक्शन ऑफ पोएम कहलाएगा? हाँ, 1982. यस, इसके लिए ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है लेटर डे पाम्स. हाँ, ये अलग से पोएम्स हैं. ये इसकी पर इसकी पोएम्स नहीं. हाँ, बट ये इसकी पोएम्स नहीं है. मतलब ये इस कलेक्शन की नहीं है. ओके, और ये जो आपने लिखवाई है सर, ये भी 3 है, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर. ये एक ही है ये. ठीक है. ओके. ओके, नाउ वैसे अगर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में पता करना है तो ये पब्लिश हुई थी, लिख सकते हो पॉइंट बना के. दिस पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम, इसमें पब्लिश हुई थी. द एग्जैक्ट नेम
कलेक्शन कब का था, 1965 का, ठीक है। नाउ ओके, सो दिस इज अनदर राइटर, दैट इज निसम एजिकल। कम टू द नेक्स्ट राइटर। ये तीनों वर्क्स हैं, मैं मार्क कर देता हूँ तीनों को। ओके, दीज आर 3 वर्क्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर। आपने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ी है? इसके अंदर बेसिकली एक स्टोरी ऐसी है कि एक मदर होती है, उसको है ना एक स्कॉर्पियन काट जाता है। जब बारिश हो रही होती है बहुत तेज, और स्कॉर्पियन किसी राइस सैक के नीचे से आता है और इसको मदर को काट लेता है, तो इस काइंड ऑफ अ पॉइजन फैल जाता है। तो ये बारिश हो रही होती है और वो दोबारा छुप जाता है कहीं जाके और निकल जाता है। तो विलेजर्स होते हैं वो आसपास आते हैं, देखते हैं, तो सब ये बेहोश हो रखी होती है और इसको बहुत पेन हो रहा होता है। तो विलेजर्स बस खड़े खड़े ना देख रहे होते हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है। और वो जब सब देख रहे हैं तो वो अलग अलग है ना सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली सुपरस्टिशन और सेप्टिकल लाइफ दिखा रखी है कि सुपरस्टिशन में लोग ज्यादा बिलीव करते हैं इंडिया में, या फिर साइंटिफिक बातों पे बिलीव करते हैं। तो सुपरस्टिशन लोगों में ये बोलते हैं कि इसके पुराने जन्म का सारा पाप आया है, इसके आने वाले जन्म में कुछ दिक्कत आएगी अगर स्कॉर्पियन ने काटा है। तो ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि पुराना पाप दिख रहा है, ये हो रहा है, या फिर सारे पाप धुल रहे हैं इस चीज के। ये मतलब इस तरीके की बातें करते हैं, बट उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। एट लास्ट उसका हस्बैंड आता है और वो देखता है कि उसे किसी तरह पॉइजन रोकना है। वो साइंटिफिकली वर्क करता है, पैराफिन डालता है और उस जगह को टाइट करके पैराफिन डाल के जला देता है ताकि जितना भी पॉइजन था वो जल जाए। और फाइनली उसकी वाइफ होश में आ जाती है। देन शी विल बी लाइक कि बस उसके बाद वो लास्ट में जब जिंदा होती है तो वो कहती है कि थैंक गॉड यू एटलीस्ट स्कॉर्पियन डिडंट स्टंग माय चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों को तो एटलीस्ट नहीं करा इन्होंने, ठीक है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ स्टोरी। चलो कम, बहुत छोटी सी है। हाँ अब अपने बच्चों से पूछना, उन्हें पता पाएगा। चलो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट राइटर, दैट इज जयंत महापात्र। ही इज द अनदर राइटर। ही इज born in 1928 and died recently last year in 2023. Recently, last year 2023, he was an Indian poet who won the Sahitya Academy Award for English Poetry, Sahitya Academy Award 1983 and Padam Shri Award in 1988. Okay, his famous poems are Indian Summer and Hunger. Okay, ये दोनों ही फेमस पोएम्स हैं। इंडियन समर में तो इन्होंने कुछ नहीं है, बेसिकली ही टॉक्ड अबाउट, मतलब ये भी स्कूल्स के हर किताबों में आपको मिल जाएगी। ये कलेक्शन में है एक रेन ऑफ राइट्स, ये ध्यान रखना। इट इज इन द कलेक्शन दैट इज रेन ऑफ राइट्स, ठीक है। और ये भी दूसरी भी, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रेन ऑफ राइट्स, ये कलेक्शन है, ठीक है। तो ये पोएम दोनों काफी फेमस है। एंड ईयर तो नहीं है, कलेक्शन के अंदर आते ना, तो इसलिए ईयर नहीं हो पाते। ओके, एंड दूसरी चीज ये है कि पोएम में एक पूरी समर दिखा रखी है, और ये भी दिखा रखा है कि किस तरह से विमेन्स समर में और ज्यादा सफर करती हैं ड्यू टू द वर्क्स एंड ऑल द थिंग्स। दूसरी पोएम है जो दैट इज हंगर। हंगर भी इसी का पार्ट है, और यहाँ पे हंगर के अंदर वो दिखा रहा है कि किस तरह से द पोएम basically explores the informal child sex trade which is lurking in the social fabrics and is unique in points, basically is unique in its points, in its bold treatment of sexuality like a typical poem by him. एक्चुअली यहाँ पे ये दिखा रखा है कि किस तरह से एक उसका डायरेक्ट, मतलब दिस पोएम इज टोटली बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लाइफ एक्सपीरियंस, बट ये क्लियर नहीं है कि पोएट यहाँ एज अ प्रोटैगनिस्ट है या फिर व्हाट एग्जैक्टली। तो बट मतलब यहाँ पे एक जो स्टोरी लाइन है वो इस तरीके से है कि एक डायरेक्ट अप्रोच है कि जो सेक्सुअल ट्रेड होता है, तो बच्चों को ये फिशरमैन्स जो होते हैं और ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, दे यूजुअली रैप देम इन अ सोशल फैब्रिक, और उसमें से करके इनको इधर उधर प्रोस्टिट्यूशन में इनकी बॉडी या ये सब सेल करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रूटल ट्रीटमेंट दिखा रखा है सेक्सुअलिटी का, और ये एक टैबू चीज दिखा रखी है कि किस तरह से इनको इन फैब्रिक्स में लपेट के लेके जाया जाता था और इनको डिस्ट्रीब्यूट करता थे। तो एग्जैक्टली ये नहीं बता रखा कि पोएट यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट बन के फिशरमैन की डॉटर के पास गया था या क्या था, बट ये पोएम थोड़ी पोएट्स की लोनलीनेस की है और एक डिस्टर्ब चाइल्डहुड की है, ठीक है, कि उसका चाइल्डहुड का मतलब जो महापात्र था उसका एक डिस्टर्ब चाइल्डहुड देखने को मिलता है इस वर्क के थ्रू। शेष श्योर नहीं है, हाँ, बट डिस्टर्ब चाइल्डहुड है उसका, उसने क्या पता बस देखा देखा हो
समझ रहे हो, इसके साथ कभी ना आया हो या ये सब जरूरी नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जयंत महापात्रा. नाउ कम टू द नेक्स्ट राइटर, Vikram Seth. Vikram Seth. He was born in 1952 and he's still alive. Okay, and he's a very famous writer. ये आपके वर्क्स राइटर्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस में, इवन बुक्स टेस्ट्स में. सो ही वाज बोर्न इन 1952 and he's an Indian novelist and poet. He's won the Sahitya Academy Award for 1988 for the Golden Gate, which is a collection, and प्रवासी भारतीय सम्मान in 2005 and the Crossword Book Award and पद्म श्री 2007. तो ये सारे इनके वर्क्स थे. पोएट्रीज लिखते थे बेसिकली. और गोल्डन गेट के लिए ये नॉवल है, पोएट्री कलेक्शन नहीं है, सॉरी, ये नॉवल है, ये इनके वर्क्स है. सो हाँ, नॉवेल्स है. नहीं थे तो ये पोएट्रीज भी लिखते थे, ऐसी बात नहीं है. बट ये इनके नॉवेल्स फेमस थे उनकी. नहीं, बट इनकी जो पहली बुक है वो तो मैपिंग्स है, जो पहली पोएट्री बुक है. सबसे पहले ये देखो, हर राइटर सबसे पहले पोएट्री से ही स्टार्ट करता है. हाँ, नॉवल से फेमस हुए थे. लेट्स हाँ, यस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्क, दैट इज अ सुटेबल बॉय. ये एक विक्रम सेठ की बुक है और इंग्लिश लैंग्वेज बुक में ये सबसे बड़ा नॉवल है जो सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश्ड है. ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख रखी होगी या नहीं, लिख लेना. It is one of the English language book which is the English language book which is one of the longest novels published in single volume. कई बार पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर देते हैं, बट ये सबसे बड़ा नॉवल है जिसको एक ही किताब में ही पूरा करा गया था. ठीक है, सुटेबल बॉय. ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम की स्टोरी है. ओके, इट इज सेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट पार्टीशन. द नॉवल बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ 4 families over a period of 18 months and the center on Mrs. Rupa Mehra, who efforts to arrange the marriage of her younger daughter लता टू अ सुटेबल बॉय. ठीक है, लता एक सुटेबल बॉय से करना चाह रही है. और यहाँ पे क्या है कि लता इज अ 19-year-old स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो रिफ्यूज कर देती है कि उसकी मदर की इच्छा से उससे शादी नहीं करनी है, क्योंकि और उसका भाई भी बड़ा ओपिनियन रिलेटेड रहता है और उसके बारे में बहुत अलग अलग सोचता है. इसका अरुण ब्रदर होता है. तो ये उसी के चारों ओर घूमती रहती है स्टोरी कि उसको फोर्स किया जाता है कि तुम्हारे लिए 3 suitors हैं. 3 suitors कौन कौन है? कबीर, हरेश एंड अमित. सुटेबल बॉयज के नाम लिख लेना यहाँ 3, कबीर, हरेश एंड अमित. हाँ, तो ये 3 लड़के हो गए, 1 लड़की होगी, तो 4 families नहीं होगी. नहीं, फैमिलीज होगा ना, फैमिलियर लिखा. अच्छा, सॉरी, फैमिलीज. ओके, सो ये पटना की तरफ स्टोरी आती है और कलकत्ता भी जाती है, लखनऊ भी जाती है, सारी जगह सेटिंग है इसकी. ठीक है, वैसे तो फिक्शनल टाउन है ब्रह्मपुरा, लोकेटेड ऑन गंगेज बिटवीन बनारस एंड पटना. और इसके अलावा कलकत्ता, दिल्ली, यहाँ पे भी ये स्टोरी है. ठीक है, स्टोरी बेसिकली 19 पार्ट्स में है. स्टोरी is in 19 parts. Story is in 19 parts. And also a satirical examination of satirical examination of national political issues,
पॉलिटिकल इश्यूज, फुल स्टॉप। ओके, तो पूरी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं, काफी इवन मूवी भी देख सकते हैं अगर इफ यू वांट टू गो थ्रू। मूवी भी है इसकी नेटफ्लिक्स पे, सेम सीरीज है बेसिकली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो इसमें अलग अलग फैमिलीज है, खान्स है, चैटर्जीज है, कपूर्स है, मेहराज है। ओके, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो जॉन ब्राउन इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट, बट जॉन ब्राउन यहाँ पे एक रोल तो प्ले करता है, लेकिन मेन तो सर वो चार है। हाँ वही है चारों, बट वैसे तो हरेश से ही शादी होती है, जॉन ब्राउन तो यहाँ कोई नहीं है, शायद ये नेक्स्ट का यहाँ लिखा होगा गलती से। चलिए एक बार चेक कर लेंगे। वैसे तो इसकी हरेश से ही शादी होती है, सुटेबल बॉय लास्ट में हरेश से होता है। नाम भी इतना अलग सा लग रहा है जॉन ब्राउन। हाँ हाँ, इंडियन की स्टोरी तो ये इंडियन ही है। ऐसा ही लग रहा है जॉन। नहीं, जॉन ब्राउन तो एक वैसे भी अमेरिका का वो है, राइटर ही है, काइंड ऑफ टीच लीडर था। चलो कोई नहीं, दिस इज द वर्क दैट इज अ सुटेबल बॉय। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्क दैट इज एन इक्वल म्यूजिक, 1999। इट्स अ नॉवल 1999। यहाँ पे माइकल है जो एक प्रोफेशनल वोयलिनिस्ट है, जो कभी प्यार नहीं भूल पाया अपना। जूलिया नाम की लड़की थी जो पियानिस्ट थी, जिसके साथ वो मिला था एज अ स्टूडेंट इन वियना। ठीक है, तो ये दोनों वहां पे मिले थे पहली बार, फिर उसके बाद कभी नहीं मिले 10 साल तक। फिर उसके बाद उन दोनों का एक अफेयर रहा, जिसमें कि उसने तो शादी कर ली और उसका एक बेबी हो गया, वेयर एज इनके म्यूजिकल करियर्स इफेक्ट हो गए बाय दिस अफेयर, और जूलिया धीरे धीरे उसकी मतलब एक तरीके से डेफ होने लग गई। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली द प्लॉट कि माइकल प्रोफेशनल वायलिनिस्ट था और ये पियानिस्ट थी, और ये जब मिले 10 साल बाद तो इनका एक सीक्रेट अफेयर चल पड़ा, और जिस वजह से इवन जब सीक्रेट अफेयर इनका चला तो इसमें जो लड़की थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसका बेबी था, तो उनके करियर्स इफेक्ट हो गए कहीं ना कहीं इस अफेयर की वजह से, और धीरे धीरे जूलिया भी जो थी वो डेफ हो गई, तो अपना पियानो सुन ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो यही है इसके अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज द गोल्डन गेट। पहले सुटेबल गर्ल के बारे में देख लो। इट इज अ सीक्वल टू सुटेबल बॉय। ठीक है, सुटेबल बॉय का ही एक सीक्वल जो था, एक एक्सपेक्टेड पॉसिबल सीक्वल था जो था सुटेबल गर्ल। ओके, बट ये अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, अभी ये आई नहीं है। ठीक है, अभी भी नहीं आई है स्टिल। ठीक है, कंप्लीट हो गई थी 2009 में, बार बार पब्लिकेशन करने के लिए करते रहे, बट अभी तक वो अनफिनिश्ड वर्क है, इसलिए वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, इसलिए हम लिखवाते ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन गेट। नेक्स्ट इज गोल्डन गेट, ये इनका वैसे तो फर्स्ट वर्क है 1986। दिस वर्क इज अ नॉवल इन वर्स। नॉवल इन वर्स मीन्स नॉवल है बट पोएट्री फॉर्म में, कंपोज्ड ऑफ 590 ऑनगिन स्टैंजास। तो ये एक सोनेट्स होते हैं। ऑनगिन स्टैंजास बेसिकली सोनेट्स होते हैं, जो लव सॉन्ग्स होते हैं ना 14 लाइंस के, वैसे ही ये ऑनगिन स्टैंजास बोला जाता है, जिनमें आयम्बिक टेट्रामीटर होता है और एक राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, राइमिंग स्कीम जो होती है वो होती है ए बी लिख लेना। ठीक है, दैट इज सी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी। थोड़ी गलत लिख दी मैंने, डी डी तक तो ठीक है, डी नाउ ई एफ एफ ई जी स्मॉल जी जी। दिस इज द राइमिंग स्कीम। ओके, और ये ऑनगिन स्टैंजास कहाँ से इन्हें इंस्पायर मिली,
ये इंस्पिरेशन मिली पुष्किन, क्योंकि वही लिखते थे ऑनगिन ऑनजन, उनकी ये नॉवल है एक यूजीन ऑनगिन, ठीक है, यूजीन वॉनगिन, तो वहां से मिली थी। द इंस्पिरेशन फ्रॉम लिख लेना, इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रांसलेशन वर्क यूजीन ऑनगिन बाय पुष्किन, ओके, बाय पुष्किन। अब पुष्किन कौन है? पुष्किन he was a Russian poet, ओके। एंड ये जो सेट है, स्टोरी है बेसिकली, ये सैन फ्रांसिस्को में, और इसका प्रोटैगनिस्ट जॉन ब्राउन है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट इज जॉन ब्राउन, द प्रोटैगनिस्ट इज जॉन ब्राउन, एंड इनकी लवर है एक, एंड हिज लवर दैट इज जेनेट हायाकावा, ओके। देन बेसिकली यहाँ इनकी फॉर्मल लवर है, और ये पूरी स्टोरी दिखा रखी है इनकी मैरिज की प्रोग्रेस, और ये सब इनके बेटा हुआ था, दैट इज लिज नाम रखा था, कौन था क्या था वही सब कुछ है, ठीक है। थीम में बेसिकली बात करेंगे तो राइट डाउन द थीम्स, दैट इज थीम्स इज होमोसेक्सुअलिटी, क्रिश्चियनिटी, सिविल डिसोबीडियंस, फेमिनिज्म, टॉलरेंस, फुल स्टॉप, ओके। बाकी इसके अलावा काफी चीजें हैं लाइक एल्कोहलिज्म, मीडिया, आर्ट, सब कुछ है इसमें, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर अनदर राइटर, दैट इज विक्रम सेठ। अब इनकी ये पोएम्स हैं जो आपके सामने है, दैट इज मैपिंग्स, फर्स्ट 1980, इट्स अ फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स, इसके अंदर काफी सारी पोएम्स हैं, मैपिंग्स कलेक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज हम्बल एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डन 1865, दिस इज द अनदर कलेक्शन ऑफ पोएट्री, सब कलेक्शंस हैं। एज यू स्लीप टुनाइट, मैपिंग्स भी हाँ कलेक्शन जी, है क्या? एज यू स्लीप टुनाइट, ये भी कलेक्शन है, सब कलेक्शंस हैं, ठीक है। बीस्टली टेल्स, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल बस पोएम है। ये फैबल लिखा है सर, स्टोरी है क्या? फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, इट इज अ फेबल। फेबल क्या होता है? फेबल बेसिकली स्टोरी होती है ना जिसमें एनिमल्स बोल सकते हैं, ओके। हाँ सर, शॉर्ट नो, फेबल कोई भी हो, चाहे पोएम हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी, चाहे कुछ हो, बस फेबल वो होता है जिसके अंदर एनिमल्स के डायलॉग्स हो, ठीक है, दैट इज फेबल। अच्छा ऐसा हाँ, नहीं, ऐसा फेबल कुछ नहीं है। स्टोरी होगी। फेबल बस वो जिसके अंदर एनिमल्स के कोई कैरेक्टर्स हो जो बोल सकते हो, अदरवाइज अदर देन दैट फ्रॉग एंड नाइटिंगेल इज अ पोएम। ये तो बच सुनने पड़ी है बचपन से, मतलब आई मीन सबकी बच्चों की पोएम्स में है, ठीक है। तो मतलब वो यही है कि नाइटिंगेल काफी वल्नरेबल होती है और फ्रॉग की मैनिपुलेशन का विक्टिम बन जाती है, क्योंकि वो उसको बार बार बोलता है बहुत जोर से गा, क्योंकि उसके पैसे मिल रहे होते हैं उसको, और वो बहुत जोर से गा क्योंकि उसकी टिकट सेल हो रही होती है, और लास्ट में वो इतनी ज्यादा तेज गाने की उसकी हेल्थ एनर्जी खत्म हो जाती है और वो मर जाती है। और ये दिखा रखा है कि इट्स गुड टू बी टैलेंटेड, बट उस किसी आदमी को अपनी वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए, और फ्लैटर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी तो उसके तो पैसे बन गए, वो चला गया, बट नाइटिंगेल की वॉइस हमेशा के लिए चली गई, ठीक है। दैट वाज द पोएम। एंड एक और पोएम है, दैट इज अ टेल ऑफ मेलन सिटी। यहाँ पे एक और पोएम लिख लेना, द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये भी एक पोएम है 1981 की। इसके अंदर एक राजा को मतलब एक शहर का राजा मर जाता है, कहीं ना कहीं मार दिया जाता है, और उसके बाद मतलब उसको मतलब ये होता है कि दैट मतलब ये भी एक 12th क्लास की पोएम है। मतलब लास्ट में ये दिखा रखा है कि किस तरह से एक मेलन जो होता है उसको राजा बना दिया जाता है, और वो सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि राजा ऐसा होता है जो मेलन होता है, मेलन मतलब खरबूजा टाइप जो भी, वो इसलिए क्योंकि सर कोई खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि ना तो वो राजा किसी को ऑर्डर देता, ना वो राजा किसी को कुछ और कहता। तो राजा मरने के बाद एक कोई पागल आदमी आगे मेलन रख जाता है, और सब लोग उसको यही बोलते हैं कि जो इंसान पहली बार जाके गद्दी पे बैठेगा वही राजा होगा। तो मेलन बैठ जाता है और सब लोग एक पागल आदमी रख देता है, और वो वैसे भी मतलब यूं ही राजा मान लेते हैं उसको लोग। तो उससे पहले जो राजा था वो ये कहता था कि
स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो भी एक मतलब एक गेट बनाते हैं वो लोग, और गेट में जब राजा घुस रहा होता है तो उसका ना ताज गिर जाता है। तो जब ताज गिर जाता है तो वो ऑर्डर देता है कि तुम मारो सबको, जो जिसने इस तरीके का मतलब गेट बनाया कि मेरा सर से ताज गिर गया। तो वो जब बुलाते हैं सभी लोगों को, तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम किसी और पे डाल देता है। जैसे सबसे पहले मिस्त्री को बुलाया जाता है तो वो कहता है कि मुझे तो ठेकेदार ने कहा था। ठेकेदार को बुलाते हैं तो वो बोल देता है कि आर्किटेक्ट ने दिया था। आर्किटेक्ट बोल देता है मुझे तो मेन आपके राजा के किसी और ने ऑर्डर दिया था। तो यूं करते करते लास्ट में तो फिर वो एक फंदा, एक आदमी तैयार होता है, उसका फंदा बनाते हैं, बट वो गले में एडजस्ट करते हैं तो वो फंदा मतलब एडजस्ट ही नहीं होता उस पर। और फाइनली फिर जो फंदा एडजस्ट होता है वो राजा पे ही हो जाता है। तो राजा ये देखता है कि भाई लोगों को तो अब किसी की मौत चाहिए, तो राजा खुद लटक जाता है और मर जाता है। तो उसकी जगह पर राजा जो चूज होता है वो मेलन होता है। ठीक है, तो दैट वाज द स्टोरी रिलेटेड टू द टेल ऑफ मेलन सिटी। दैट इज ऑल अबाउट योर विक्रम सेठ्स। और ये दो नॉन फिक्शंस हैं जिसमें एक इट्स टू लाइव्स इज द मेन वर्क 2005, नॉन फिक्शंस टू लाइव्स 2005। It is a story of a century and of a love affair across the ethnic divide. Means century, पूरे 10 साल की स्टोरी है। एक लव अफेयर दिखा रखा है जो जिसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं उनकी स्टोरी थोड़ा एथनिक डिवाइड, मतलब उनका कल्चर वल्चर सब अलग अलग है। ओके, तो दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ्स हैं। एक अंकल हैं जिनका नाम है शांति बिहारी, और उनकी एक जर्मन आंटी है जिनका नाम है हरना। नाम लिख ही लो। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। और जो दो लाइव्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 2 लाइव्स आर, फर्स्ट वन इज दैट इज ग्रेट अंकल, दैट इज शांति बिहारी एंड सेठ, शांति बिहारी सेठ। एंड द सेकंड वन इज दैट इज जर्मन ज्विश आंटी, aunt basically. She is Hernel Gerda Caro, Hernel Gerda Caro. Clear? तो ये 5 पार्ट्स में स्टोरी है और टीनेजर से स्टार्ट होती है। इसके अंट इंग्लैंड में होती है हायर स्टडीज़ के लिए, और अंकल भी वहीं होते हैं। फिर उसके बाद अंकल वापस आ जाते हैं, ट्रैवल टूर करते हैं यूरोप ये लोग, और फिर बाद में मतलब अंकल और आंटी में से कोई एक आदमी शायद आगे मतलब इंडिया आ जाता है। फिर ये दिखा रखा है कि इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे। ये फिर बाद में एक दूसरे को फोटोग्राफ्स और ये सब दिखा के बातें बातें करते रहे, ऐसा कुछ है स्टोरी के अंदर। तो ये नॉन फिक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट जो लिखा गया था वो फोटोग्राफ लेटर्स के बेस पे, और एक इंटरव्यू लिया था इस टीचर का पर्सन का, इसलिए ये उन चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक है, इंटरव्यू बेस्ड है, तो ये कुछ इमेजिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं रियल स्टोरी है। और इसने क्रॉस बुक वोडाफोन अवार्ड भी जीता था, दैट इज 2006 का। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर दिस राइटर, दैट इज विक्रम सेठ। यहां तक क्लियर है? चलो, बाकी आपके अब ज्यादा राइटर्स नहीं रह गए हैं, मुश्किल से 7 to 8 राइटर्स रह गए हैं जो छोटे छोटे ही हैं, काफी ज्यादा बड़े नहीं है जैसे आपने देखे। रेस्ट ऑफ द वर्क्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो हाँ 47 है सर, अभी हम पहुंचे हैं 30। हाँ, तो अराउंड 47 है ना, बट इतने ज्यादा वो नहीं है, मतलब बड़े बड़े नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, किसी का एक वर्क पढ़ना, किसी का 2। यस। The famous Indian English poet was also a photographer, translator, painter, classical singer, teacher at the University of Chicago. मतलब एक क्वेश्चन आया था तो ये था ना, मतलब ही वाज मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये एक्चुअली ये इसलिए आया था क्योंकि वो शिकागो में लिंग्विस्टिक का टीचर था, प्रोफेसर था। तो लिंग्विस्टिक में तो सब कुछ आ जाता है ना। अच्छा, लेकिन वो इतने 3 में दे रखा था। नहीं, आपका ऑप्शन क्या था? मतलब ही इज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक ऑप्शंस थे ये चारों, क्या था? हाँ सर, ये 5 ऑप्शन, फोटोग्राफर नंबर 1, फोटोग्राफर, डी क्लासिकल सिंगर, और ई टीचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। टीचर जो ऐसे दे रखे थे वो भी। तो आंसर क्या है इसका? बी सी डी। आंसर सर इसका यही है, मतलब 2 है इसमें, ट्रांसलेटर तो जैसे हाँ, और एक है दूसरा है दैट इज टीचर। हाँ, टीचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये ऐड कर लेना, आप भी इंफॉर्मेशन बुक में भी ऐड कर लेना कि दैट इज शिकागो में था, ये एक ट्रांसलेटर था और ये सब था। आज आप जब पढ़ा रहे थे बता देना, इसके क्वेश्चन नहीं आते हाँ, क्वेश्चन अब देखो वही बात है ना, एक प्रोफेसर था शिकागो में, अब इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। तो सर ये वाली इंफॉर्मेशन में से है जब विकिपीडिया पे डालते हैं कि वो यूनिवर्सिटी, तो ये होगी विकिपीडिया पे ही होगी। हाँ हाँ होगी ना, फिर ठीक है। तो वो ऑप्शन भी नॉन ऐसे दिए हुए, मुझे बी तो पता था बट बी हाँ रखा है और उसके साथ और एक लगा। चलो कोई नहीं, ऐसे आपको चीज़ें क्वेश्चंस तो मिलते रहेंगे।
हाँ, अब तो मैं क्योंकि पेपर ही सॉल्व कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा तो हम्म, जाके एग्जाम में कुछ तो करना चलो पड़ेगा। कोई नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क्स विल डू टुमारो। हाँ, सर। आपकी ओके क्लास सर, रहेगी बाय, कल? गुड नाइट सर। कल तो रहती है सर, वो तो सर चलो वो कुछ मासी का कैंसिल बच्चा होता आ है रहा तो है, आप मुझे मतलब साढ़े टेक्स्ट पाँच करना। मैं ओके, बताऊंगी नो आपको। प्रॉब्लम। ओके, ओके बाय सर, बाय। ओके, थैंक यू सर, एंड गुड नाइट।